जंग लड़नी ही पड़ती है अपने जोरे बाजुओं पर। जिंदगी के मैदान में मौजज़े नहीं हुआ करते। बेशक जो लोग अपने ऊपर यकीन रखते हैं, जिन लोगों के अंदर हिम्मत होती है, जिन लोगों के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है, वो लोग कभी किसी मौजज़े का इंतजार नहीं करते, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारते हैं बल्कि दीगर लोगों की जिंदगियों में भी एक अहम रोल अदा करते हैं ताकि उनकी जिंदगी भी बेहतर हो सके, उनकी जिंदगियां भी संवर सकें। कुछ ऐसे ही आम लोगों की खास कहानियां लेकर हाजिर हूं मैं प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, एक कहावत है कि पथ क्या पथिक की कुशलता क्या, पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल ना हो। बेशक अगर धाराएं प्रतिकूल ना हो तब जिंदगी जीने का क्या मजा है। जहां धाराएं अलग होती हैं, उल्टी रफ्तार से चलती हैं, वहीं जिंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, तभी उसको अपने ऊपर यकीन होता है। एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनके पास वो मौसम नहीं था जिसमें वो लीची को उगा सकें, यानी लीची की खेती कर सके, लेकिन उन्होंने मौसम के अगेंस्ट जाकर लीची की खेती की और आज अपनी जिंदगी संवार ली। किस तरह से उन्होंने ये खास काम किया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहां इच्छा होती है वहां राह निकल ही आती है। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 121वीं कड़ी में कई ऐसे प्रेरक उदाहरण साझा किए जहां लोगों ने चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों में सफलतापूर्वक वृक्षों और फसलों की खेती की है। पीएम ने देश भर के उन तमाम अन्नदाताओं का जिक्र किया जिन्होंने अपनी खेती के माध्यम से असंभव को संभव कर दिखाया। ऐसे ही मिसाल बनकर सामने आए हैं तमिलनाडु के थिरुवीरा अरासू, जो पहले कॉफी की खेती किया करते थे, लेकिन वो चाहते थे लीची के बागान लगाना। उन्होंने जलवायु की चुनौती होने के बावजूद कोडाईकनाल में लीची की खेती करने की ठानी। कोडाईकनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए। ये उनकी 7 साल की मेहनत का ही नतीजा है कि अब उन पेड़ों पर फल आने लगे हैं। गौरतलब है कि लीची की फसल की बागवानी के लिए आंतर जलवायु उपयुक्त है। मैं शुरू से ही लीची के बाग लगाना चाहता था, लेकिन यहाँ की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है, इसलिए मैंने कॉफी की खेती शुरू कर दी। परंतु फिर सोचा क्यों ना रिस्क लिया जाए और फिर यहाँ की मिट्टी को लीची की खेती के अनुकूल तैयार किया। लीची के पेड़ लगाए, आज ये फल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में मेरे काम को सराहा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। वर्षा की कमी में भी आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहां इसकी खेती की जा सकती है। थिरुवीरा अरासू को लीची लगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। ये उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। अगर हम कुछ नया करने का इरादा कर लें और मुश्किलों के बावजूद डटे रहें तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, आयुर्वेद जो न जाने कब से बल्कि सदियों से हमारी सेहत का ज़ामिन है, हमारी सेहत का ख्याल रखता है और ऐसी ऐसी दवाएं बनाता है जिससे हमारी सेहत बेहतर होती है। बेशक भारत में तो आयुर्वेद को सभी मानते हैं, इसका इलाज भी कराते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि सोमोस इंडिया एक ऐसी तंजीम है जो दीगर ममालिक में जाकर आयुर्वेद के बारे में लोगों को बेदार कर रही है ताकि लोग आयुर्वेद के बारे में जानें और इससे अपना इलाज कराएं। तो किस तरह से सोमोस इंडिया कर रही है काम, आइए जानते हैं। भारत योग, ध्यान और आयुर्वेद की जन्मभूमि। एक ऐसा देश जहां चिकित्सा केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। आयुर्वेद 5000 साल पुरानी वो परंपरा जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन ही स्वास्थ्य माना जाता है। अब यही ज्ञान भारत से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की धरती पर भी गूंज रहा है सोमोस इंडिया के जरिए। ये संस्था भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान को दक्षिण अमेरिकी देशों तक पहुंचा रही है।
विशेष रूप से स्पेनी भाषा समुदायों में। सोमोस इंडिया टीम के संस्थापक जॉली और पाब्लो ने भारतीय चिकित्सा पद्धति में विश्वास कर इसे अपनी जमीन पर स्थापित किया। उन्होंने भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को समझा, उसके फायदों को जाना और दुनिया भर में भारत की आयुर्वेदिक पद्धति के विस्तार में जुट गए। और अब सैकड़ों लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। And we work in the Chilean healthcare system for a while. But something inside us kept asking, is this really healing? Is health only a physical thing? Where is the soul in this system? We were treating pain but not understanding it, suppressing symptoms but not transforming the root. So we listened to the whisper, that quiet call that led us across oceans to India. सोमोस इंडिया का अर्थ है वी आर इंडिया। ये टीम करीब 1 दशक से योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने में जुटी है। उनका ध्यान इलाज के साथ साथ शैक्षणिक कार्यक्रमों पर भी है। ये लोग योग और आयुर्वेद से जुड़ी जानकारियों का स्पेनिश भाषा में अनुवाद भी करवा रहे हैं। अगर पिछले साल की ही बात की जाए तो इनके असंख्य कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में लगभग 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। कोविड-19 महामारी के बाद अब पूरी दुनिया रोग से बचाव और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर झुक रही है। आयुर्वेद, योग और ध्यान, इन तीनों ने इस बदलाव में प्रमुख भूमिका निभाई है। सोमोस इंडिया ने इस मांग को समझते हुए ऑनलाइन कोर्स, थेरेपी और डिटॉक्स कार्यक्रमों के जरिए इसे आम लोगों तक पहुंचाया है। India changed everything for us. It offered us not only the tools for healing, but a way of living. A path that reshaped our minds, our body, and our purpose. That's how Somos India was born. Somos India means we are India in Spanish. And it's not just a name, it's a deep, living truth that pulses through everything we do. सोमोस इंडिया जैसी संस्थाएं ये दिखाती हैं कि आयुर्वेद केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इसकी जड़ें अब दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी फैल रही हैं। और इसीलिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने उनके कामों का जिक्र किया। भारत की आयुष पद्धति अब केवल भारत की नहीं रही, ये अब विश्व की धरोहर बन चुकी है और सोमोस इंडिया इसका सशक्त प्रमाण है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दोस्तों, सिफास
एक ऐसी तंजीम है जो हमारी भारत की कलाओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को यानी हमारी तहजीब को, हमारी वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रही है। और आगे बढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं कि भारत में लोगों तक पहुंचा रही है हमारी कलाएं, बल्कि हम आपको यहाँ ये ज़रूर बताएंगे कि सिफास एक ऐसी तंजीम है जो दीगर ममालिक में जाकर भारत की जो तहजीब है, जो यहाँ की कलाएँ हैं, जो फ़नी एतबार से भारत इतना समृद्ध है, इतना रिच है, उसके बारे में बताती है और कई सारे प्रोग्राम्स भी कराती है। तो सिफास तंजीम किस तरह से करती है काम, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सिंगापुर की धरती पर भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति की धमक। मकसद भारतीय विरासत को संजोना और उसे बढ़ावा देना। जी हां, 1949 में कुछ दूरदर्शी भारतीयों द्वारा स्थापित सिफास अपने मकसद में सफल होता नजर आता है। एक छोटे से विचार से शुरू हुआ ये संगठन आज भारतीय कलाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हम एक ऐसा मंच मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं जहां हर उम्र के लोग भारतीय कलाओं की बारीकियों सीखते और समझ सकें। यहाँ शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक मुद्राएं हो या संगीत के सुरों की मधुरता, हर विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी भारतीय नृत्य, संगीत और संस्कृति को संरक्षित करने में जुटा हुआ है। हमने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे किए हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां हर उम्र के लोग भारतीय कलाओं की बारीकियों को सीखते हैं और समझते हैं। यहाँ शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक मुद्राएं हों या संगीत के सुरों की मधुरता, हर विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। सिफास मेरे लिए सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि एक परिवार की तरह है। यहाँ मुझे अपनी संस्कृति से जुड़ने और अपनी कला को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। 75 वर्षों से यह संस्थान अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाई है। इन 75 वर्षों में सिफास ने अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इन आयोजनों ने न केवल सिंगापुर में भारतीय संस्कृति की पहचान को मजबूत किया है, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा भी दिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सिफास के प्रयासों को सराहा। My first dance teacher was Shankari Krishnan. I did my Arangetram with her. After Vijayalakshmi Krishnasamy, there was Uma Rao, and after her there was Shanta Panudurai. So Sifas has very, very fond memories for me. It was almost like my second home. सिफास का योगदान अतुलनीय है। इसने सिंगापुर को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां भारतीय कला और संस्कृति की जीवंतता को महसूस किया जा सकता है। 75 वर्षों का ये सफर समर्पण, जुनून और निरंतर प्रयास का प्रतीक है और इसलिए प्रधानमंत्री ने मन की बात में सिफास के प्रयासों को सराहा। हमारे लिए यह एक गर्व का क्षण है कि सिफास ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम उन सभी लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। हमारा लक्ष्य भारतीय संस्कृति की इस ज्योति को हमेशा प्रज्वलित रखना और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखते हुए ये संगठन युवा पीढ़ी को भारतीय कलाओं के प्रति आकर्षित करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। 75 वर्षों की शानदार विरासत के साथ सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी की भविष्य में नए लक्ष्य और नई उम्मीदें हैं। साथ ही साथ संकल्प न केवल सिंगापुर में बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति के ध्वज को बुलंद करने का है। सिंगापुर फाइन आर्ट्स सोसाइटी की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा संस्कृति और कला के प्रति उनके समर्पण की वानगी प्रस्तुत करती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात करते हैं टेक्सटाइल वेस्ट की। जी हाँ, खास बात यह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम मन की बात में वेस्ट टेक्सटाइल का जिक्र जरूर उन्होंने किया। और ख़ास बात यहाँ ये भी है कि वेस्ट टेक्सटाइल एक ऐसा इदारा है जो पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनाता है, यानी फैशन को आगे बढ़ाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम पुराने कपड़े पहनना अक्सर छोड़ देते हैं और नए कपड़ों की तलाश करते हैं कि नया क्या है मार्केट में। और वेस्ट टेक्सटाइल एक ऐसा ही काम कर रहा है जिसका जिक्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात में किया है। तो आइए जानते हैं इस टेक्सटाइल के बारे में। टेक्सटाइल वेस्ट आज पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं उनका क्या होता है? यही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इससे निपटने को कई राज्यों में कई संस्थाएं सक्रिय हैं। इसीलिए इस समस्या निपटने के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 120वीं कड़ी में सराहना की। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है, यानी चुनौती बड़ी है। कई स्टार्टअप्स टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम कर रहे हैं। कई टीमें कचरे को रिसाइकिल कर सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुटी हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकिल कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग्स, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। ये प्रयास सचमुच सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अच्छी और खूबसूरत कहानियों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब खवातीन किचन में काम करती हैं तो मन से करती हैं और जो भी बनाती हैं बेहद जायकेदार बनाती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कुछ महिलाएं, कुछ खवातीन पूरी दुनिया के लिए काम करना शुरू कर दें, खाने पीने की जो अशिया है उसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सामने लेकर आएँ, तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छिंदवाड़ा की कुछ महिलाओं से। ये वो महिलाएं हैं, ये वो खवातीन हैं जो फूलों से कुकीज़ बना रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कुकीज़ का जो जायका होगा वो कैसा होगा। तो चलिए जानते हैं इन खवातीन के बारे में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में राजाखो छोटा सा एक गांव है। इस गांव की 4 महिलाओं ने गांव की नहीं पूरे जिले को एक नई पहचान दी है। महिलाओं ने 3 साल पहले समूह बनाकर महुआ के फूल से कुकीज बनाने का काम शुरू कर रोजगार की शुरुआत की थी। वहीं अब इन महिलाओं के उत्पाद जिले में नहीं पूरे प्रदेश के बड़े बड़े शहरों और नगरों में फेमस हो गए हैं। देश भर के लोग इस छोटे से गांव में
महुआ वाले कुकीज का स्वाद चखने के लिए पहुंच रहे हैं। महुआ से बनी कुकीज इस गांव की पहचान बन गई है। फिर हमको ये ट्रेनिंग दिया गया और फिर हमने उसमें सीखा बिस्किट बनाना और क्या बोलते फिर पूरा महुआ बीनते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर उसको महुआ को पीसना पड़ता है। पीसने के बाद फिर उसमें ओवन में डालना पड़ता है। ओवन में फिर सिकाई करके निकाल के और फिर मिक्सी में पीसना पड़ता है। पूरे गांव में बहुत खुशहाली छाई है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास हमारी बात गई। पहले मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। अब हम लोग ने जो काम अभी शुरू हुआ है तो हम इसमें बहुत खुश है। सब लोग बहुत खुश है। हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ों से। बिस्किट महुआ से बनाते हैं, मैदा डालता है इसमें और शक्कर डालते हैं इसमें, पूरा मिक्स करके और उसको बनाते हैं। राजा खोह की देवकी चौरे, लता मर्सकोले, नीतू अहिरवार और मंजू चौरे सहित कुछ महिलाओं ने अन्यका महुआ उत्पादक समूह का गठन किया। इन महिलाओं ने 5-5 हजार रुपए इकट्ठा कर आदिवासी जीवन शैली से जुड़े व्यंजनों को व्यवसायिक रूप देने की योजना बनाई। इसी के तहत उन्होंने महुआ के फूल से कुकीज बनाने का फैसला किया और ये आइडिया हिट हो चला। हमको पता नहीं था कि महुआ की कुकीज बनेगी। फिर NR आलम वाले सर लोगों से संपर्क हुआ, उन्होंने हमको ट्रेनिंग दिलाया तामिया से। फिर वहाँ पे हमको बताया गया कि ट्रेनिंग में कि महुए की कुकीज बनाई जाती। तो ये सोचते थे कि अब महुए की कुकीज तो बना लिए, पर हमको इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, कैसे बेचेंगे। फिर हम लोग ने स्टॉल लगाया, स्टॉल में थोड़ी बहुत बिकी। वो स्टॉल से फिर हमको धीरे धीरे ऑर्डर भी आने लगे। गांव की महिलाओं का जज्बा देखकर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने CSR मद से इन महिलाओं को आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई। इसके पहले महिलाओं ने 7 दिनों की ट्रेनिंग भी ली, जिसमें कुकीज बनाने का तरीका सीखा। उनके उत्पाद के लिए आसपास के 13 गांवों के ग्रामीणों से महुआ एकत्र कराया जाता है। इससे जुड़ी महिलाओं को रोजगार भी मिला है। महिलाओं की लगन से उनके उत्पाद की स्थानीय स्तर पर बड़ी डिमांड है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दोस्तों, जब भी आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं और अगर आपसे कोई ये कह दे कि आपने बहुत अच्छा और बेहतर काम किया है, तब आप और अच्छा काम करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मन की बात में ऐसा ही काम करते हैं। जी हाँ, उन लोगों को सराहते हैं जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, ताकि और बेहतर काम किए जा सकें। और हमारी भी कोशिश यही होती है कि उन कहानियों को आप तक पहुंचाएं जिनका जिक्र मन की बात में हुआ है। और आज का एपिसोड भी एक ऐसा ही एपिसोड था। इन कहानियों का जिक्र मन की बात में हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे एक और मुलाकात होगी। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आइए जेम्स जी, आइए।